सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पिछले 5 क्लासों में हम लोगों ने पाठ्यक्रम, बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग लघुत्तरी का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें, दूसरा अपस्थनिक जड़ें। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिरता प्रदान करने तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण कार्य करती है, परंतु इनके अतिरिक्त जड़ें कुछ अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे दिया है, देखिए, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार में पहला है मूसला जड़। मूसला जड़ में भी, अब मूसला जड़ में कितने प्रकार से रूपांतरण होता है तो देखिए 4 प्रकार दिया है। गांठदार जड़ तक 4 प्रकार से इसमें रूपांतरण होता है। और दूसरा है अपस्थनिक जड़, इसमें दिया है 12 तरह से दिया हुआ है, इसमें उनमें रूपांतरण होता है। तो सबको हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मूसला जड़, टैप रूट। ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई गुद्देदार और विभिन्न प्रकार की हो जाती है। पहला है शंकु रूप। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती जाती है, जैसे गाजर। ये जड़ का ही एक रूप है गाजर। ऊपर पतला होता है और नीचे जाके, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे जाके ये पतला होता जाता है। ये शंकु रूप होता है जड़ का रूपांतरण। दूसरा है कुंभी रूप। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे शलजम ऐसे होता है। देखिए, ऊपर घड़े के आकार का होता है और नीचे एकदम पतला हो जाता है। तीसरा दिया है तर्क रूप, तर्कु रूप। तर्कु रूप जड़ मध्य में फूली हुई परंतु दोनों सिरों, शीर्ष तथा आधार पर पतली होती है, जैसे मूली ऐसे होता है। ऊपर भी पतला होता है और नीचे भी पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है। दूसरा जो है, चौथा है इसमें गांठदार जड़। यह फूली हुई गुद्देदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण गुलब्बास का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन ये गद्देदार और मोटा होता है। दूसरा दिया है, दूसरा जो जड़ का प्रकार है वो अपस्थनिक जड़ है। जब जड़ मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी और स्थान से विकसित होती है तथा अपस्थनिक जड़ कहलाती है, तब अपस्थनिक जड़ कहलाती है। अल्प आयु जड़ों के समाप्त होने पर भी अपस्थनिक जड़ें निकलती रहती हैं। इसमें जो रूपांतरण है, पहला रूपांतरण है रेशेदार। जड़ें बहुत पतली तथा जंतु के समान होती हैं। दूसरा है कंद गुच्छ। कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं, जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो कहते हैं जिसको, शकरकंद जो होता है, एवं एस्पेरागस आदि। तीसरा दिया है अपस्थनिक जड़ में रूपांतरण, वो है ग्रंथिमय। जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहा जाता है, जैसे मेलीलोटस। चौथा है जटामूल। जब पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सी नुमा संरचना निर्मित कर लेती हैं तो वह जटामूल जड़ कहलाती है, जैसे मक्का। पांचवा है मणि रूपाकार। जब जड़ एक निश्चित अंतर के बंद मोती की भांति फूलती हैं तो वह मणि रूपाकार कहलाती हैं, जैसे वाइटस। छठवां है आरोही मूल। आरोही जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं और आरोही को चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे मनी प्लांट, मोन्स्टेरा आदि। सातवां है श्वसन जड़ें, रेस्पिरेटरी रूट्स। ये जड़ें लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। भूमि में जब हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने हेतु कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है, जैसे एविसिनिया
और जूसिया। सातवां है स्तंभ मूल। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, दृढ़ता का मतलब उसको सहारा प्रदान करती है, मजबूती देती हैं, तो वे स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे बरगद, बरगद के पेड़ में शाखाओं से निकलकर कुछ जो जड़ें होती हैं वो भूमि में चली जाती हैं और वो और मजबूती प्रदान करती हैं पेड़ को। नौवां है ऊपरी रोही जड़ें। पादपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में वेलामन उत्तक पाया जाता है। यह वेलामन वायु से नमी सोख लेता है, जैसे आर्किड की जड़ें। 10वां है पर्णिल जड़ें। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो यह जड़ें पर्णिल जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थरचट। 11वां है परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती हैं, जैसे ड्रेंथोप्ती। 12वां दिया है परवलयकार जड़ें। कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्किड। ये सभी रूपांतरण हो गया जड़ों का। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 14, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर गति, पहला है हेडिंग है गति। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। इसका अर्थ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ पे हैं, कुछ समय बीता, 5 मिनट बाद आप यहाँ चले गए या 2 मिनट बाद आप यहाँ चले गए, तो यानी ये इस वस्तु के सापेक्ष आप कुछ समय में आपके में परिवर्तन हो गया, इसी को गति कहते हैं। अब गति के प्रकार है। गति प्रकार देखिए, पहला है सरल रेखी गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्णन गति, चौथा है दोलन गति और पांचवा है आवर्ती गति, छठवां है प्रक्षेप्य गति। अब आप शॉर्ट में समझ लीजिए ये सब क्या होता है। सरल रेखी गति सिंपल सा है, पहला जो दिया है, ये जो सीधी रेखा में गति को सरल रेखी गति कहते हैं। वृत्तीय गति जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे गोल गोल, ये सूरज हो गया और ऐसे चक्कर लगा रही है, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति लट्टू के गति को कहते हैं कि जो अपने अक्ष पे ऐसे घूमता है बार बार एक ही स्थान पे, इसको घूर्णन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, अपने दाएं बाएं अपनी माध्य स्थिति को दोहराता है, ऐसे इसको दोलन गति कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं, आवर्ती गति जैसे स्प्रिंग की गति होती है वो आवर्ती गति कहलाती है। या फिर एक रबड़ की गति है, उसको ये एक स्प्रिंग है, ऐसे आप इसको दोनों तरफ से खींच के छोड़ दें तो फिर ये ऐसे कंपन करेंगी दाएं बाएं, इसी को आवर्ती गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति इसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु आप ऐसे पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ से ऐसे फेंकें और ये जाके कुछ समय बाद पुनः वो उसी अवस्था में, मतलब फिर से पृथ्वी पर गिर जाए, जो ये परवलयाकार जो गति है इसी को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर पहला है कैंसर। कैंसर होने के कारण में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख है। इससे फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। दूसरा जो हानि है वो है तंबाकू का ज़्यादा नशा करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है, साथ ही अस्थमा तथा कई असंक्रमण रोग हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार बताइए। उत्तर बीजांड न्यास से आशय बीजांडसन पर तथा बीजांडसन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास ही बीजांड न्यास कहलाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सीमांत। सीमांत में जायांग
एक अंडपी या बहुअंडपी युक्तांडप होता है। इसमें बीजांड कतार में एक किनारे से लगे हुए होते हैं। दूसरा है अच्छी, इसमें जायांग द्विबहुअंडपी बहुकोष्ठीय एवं युक्तांडपी होता है। इसका बीजांडसन केंद्रीय होता है। तीसरा है भित्तीय, जायांग द्वि से बहुअंडपी युक्तांडपी तथा एक कोष्ठीय होता है। इसमें बीजांड परिधि पर दो निकटस्थ बीजांडसन से जुड़े होते हैं। चौथा है मुक्त स्तंभीय, इसमें जायांग द्वि से बहुअंडपी युक्तांडप तथा एक कोष्ठीय होता है। इसके बीजांड केंद्रीय स्तंभ पर उत्पन्न होते हैं। पांचवा है आधारीय, इसमें एक या अधिक बीजांड अंडाशय के आधार पर लगे रहते हैं। छठवां है परिभित्तीय, परिभित्तीय में जायांग बहुअंडपी युक्तंडप बहुकोष्ठीय होता है। वास्तव में बीजांडसन परिधि से अंदर की ओर वृद्धि करता है, जिसे यह संपूर्ण अंत सतह पर पाए जाते हैं। 17वां है प्रश्न, निषेचन क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर है निषेचन फर्टिलाइजेशन। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं तथा इसमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया खत्म हो जाती है। इसमें युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवी केंद्रों या द्विगुणित केंद्रक के साथ संलयन करके एक द्विगुणित केंद्रक निर्मित करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणकोश कहा जाता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत्त बीजीय की यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 18, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, हेडिंग है पर परागण के लाभ। पहला है, पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इनमें उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। दूसरा है, पर परागण के होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई आवरण तथा वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। 19वां प्रश्न है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं। इसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है यानी अ, ये पौधे जल में रहते हैं। दूसरा है ब, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं। स है, तना कमजोर तथा स्पंजी होता है। द है, जड़ें अल्प विकसित होते हैं। और यह है, पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, जिसे यह जल के प्रभाव से बचे रहते हैं।
मतलब वो थोड़ा चिकने होते हैं उसकी पत्तियाँ, जिससे कि पानी उस पर रुकता नहीं है, जल रुकता नहीं है और वो तैरते रहते हैं। जैसे हाइड्रीला, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। दूसरा है मरुद्भिद पौधे। इसमें पहला दिया है ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा है जड़ें विकसित होती हैं। तीसरा है तना मोटा गुद्देदार होता है। चौथा है पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी, रसकस, बबूल आदि। यहाँ पे देखिए नाम से ही दूसरा जो दिया है मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद मतलब जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, वहाँ की बात कर रहा है वो, उन पौधों के बारे में बताना था। तीसरा जो पॉइंट है वो है लौणोद्भिद पौधे। इसमें पहला दिया है ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें इसका जो तना होता है मोटा तथा सरस होता है। तीसरा दिया है पत्तियां मोटी एवं चमकीली होती हैं। चौथा दिया है इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा, एविसीजिया। प्रश्न संख्या 20 दिया है चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताइए। उत्तर, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। उपयुक्त आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाने जाने पर प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकित का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम यानी इवन होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जैसे जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक आदि। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं। जब आप चुंबकीय क्षेत्र में एक यहाँ चुंबक रख दिया और चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए उसका क्षेत्र यहाँ तक है, इस क्षेत्र में कहीं भी आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर ढकेलेगा उसको। इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिससे अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे परमाणुवीय चुंबक, एटॉमिक मैग्नेट कहा जाता है। अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। अनुचुंबकीय का मतलब कि कोई चुंबक है, उसका क्षेत्र मान लीजिए इतना है, इस क्षेत्र में रखने पर इसे आकर्षित होता है चुंबक से, उसको अनुचुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होता है। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, गति के तृतीय नियम को बताइए। उत्तर, गति विषयक तृतीय नियम या क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, मोशन रिलेटेड थर्ड लॉ। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। यानी जो गति विषयक का तृतीय नियम है
कि जितना बल एक वस्तु पे लगाएगा उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले वस्तु पे लगता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तृतीय नियम होता है। इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे हम। नीचे एग्जाम्पल दिया है, माना कि दो पिंड अ तथा ब हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। यदि पिंड अ पर पिंड ब द्वारा आरोपित बल को देखिए F से दिखाया है, F यानी हिंदी में लिखा है फ अ ब है, तथा पिंड ब पर पिंड अ द्वारा आरोपित बल फ ब अ है, तब न्यूटन के गति विषयक के अनुसार फ अ ब बराबर माइनस फ ब अ, यानी पहले का जो बल है फ अ ब और जो दूसरे का बल है फ ब अ, ये दोनों विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। यहाँ माइनस है, दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ। इसका मतलब कि ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को बल लगाते हैं। नीचे दिया है, इन दोनों बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण के बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला है, हम यह नहीं जान सकते कि अमुक बल क्रिया है अथवा अमुक बल प्रतिक्रिया है। हम केवल यह जान सकते हैं कि एक बल क्रिया है तथा दूसरा प्रतिक्रिया है। दूसरा दिया इसमें, क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, एक ही पर नहीं। उपयुक्त उदाहरण में एक बल फ अ ब क्रिया या प्रतिक्रिया पिंड अ पर लग रहा है, जबकि दूसरा फ अ ब अ प्रतिक्रिया या क्रिया पिंड ब पर लग रहा है। इस पर यह कह रहा है कि जो दोनों बल लगते हैं, एक जो बल लगता है वो क्रिया का होता है और दूसरा जो बल लगता है वो प्रतिक्रिया का होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिया वाला बल है, कौन सा प्रतिक्रिया वाला बल है। आगे दिया है, न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रमुख उदाहरणों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतना ही तेज़ी से हमें झटका लगता है, यानी पीछे की तरफ लगता है। यही एक एग्जाम्पल है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर। दूसरा है, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। यानी घोड़ा जो है अपने टांग से पृथ्वी को पीछे की तरफ दबाता है तो उतना ही बल वो आगे की तरफ लगता है, जिससे वो आगे दौड़ता जाता है। इसी में दिया है देखिए, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। नौका जो छोटी नाव होती है, तालाबों में और नदियों में यूज की जाती है, उसको आप, और जो बहुत छोटी है तो उस पर आप कूदेंगे तो पीछे की तरफ जाती है नाव और आप आगे की तरफ तट पे पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा और जगह गेंद को आप दीवार पे मारते हैं तो पुनः दीवार भी उस गेंद पे उतना ही बल लगाता है जितना आप लगाए थे, जिससे वो गेंद पुनः आपके पास आ जाती है। आगे दिया है, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीएलएड के अन्य किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।